महापौर के दावेदार, संभावित उम्मीदवार है, उसमें मैं भी हूँ कि जो रिजर्वेशन हुआ है जी। तो क्या सामान्य जिन सीटों पे सरपंच या पार्षद की सीटें आई हैं वहां क्या ओबीसी या अन्य आरक्षण के लोगों को लड़ाया जाएगा? जब एक रिजर्वेशन प्रणाली लागू की जा चुकी, दूसरे व्यक्ति को वहां बिल्कुल लड़ाना नहीं चाहिए। सुभाष पार्क गल्ला मंडी को हटाने की बात की जा रही है। इसमें विश्वासराव सब्जी मंडी एक शहर नई अभी रुई मंडी बनी, लेकिन रुई मंडी स्टेशन रोड से नहीं शिफ्ट हो पाई। दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है, इसलिए नहीं हुआ। कि कृष्णनगर हो या सुभाष पार्क हो, नेता कोई भी हो। दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं योगेश तामकार जी से। मैं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष से बात करने जा रहा हूं जी, या चेंबर के पूर्व अध्यक्ष से या भावी महापौर से। ये तीनों बातें मेरे ऊपर लागू होती हैं, इसलिए आप अपने हिसाब से जो भी उचित समझें। क्योंकि मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, चेंबर का पूर्व अध्यक्ष भी हूँ। महापौर में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ओबीसी होने के बाद, हालांकि मेरे परिवार ने कभी ओबीसी का कोई लाभ लिया नहीं है, लेकिन जब ओबीसी की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से मेरे परिवार का नाम आता है। तो इसलिए आप किसी भी रूप में मुझसे चर्चा कर सकते हैं। मतलब ये तो मान लिया जाए कि आप महापौर के दावेदार हैं। दावेदार हूँ ये कहना शायद थोड़ा कम अच्छा रहेगा, लेकिन मैं उसमें ओबीसी होने के नाते निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार है, उसमें मैं भी हूँ। शहर के विकास की क्या कल्पना है, क्या सोचते हैं आप? शहर में मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे विषय हैं जिनमें अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अगर मैं 2-4 पॉइंट्स में इनको बिंदुओं में रखने आपके सामने रखूं, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन के मामले में बहुत अभी गुंजाइश है। हमारे शहर के बच्चे, सतना जिले के बच्चे हायर एजुकेशन को लेकर सतना के बाहर जाते हैं, जिसको लेकर अपन अगर सोचना शुरू करेंगे तो काफ़ी कुछ गुंजाइश हो सकती है। एक बड़ा विषय है हमारा पर्यावरण का। पर्यावरण में मुझे लगता है कि अगर हम जितना ज़्यादा काम करें उतना कम है। हम लोगों ने पेड़ काटे हैं, जितने काटे हैं उसके 10वां हिस्सा लगाया है, इसलिए पर्यावरण में भी आवश्यकता है। आज अप्रैल के महीने में 48 डिग्री टेम्परेचर जाना और मई के महीने में बरसात जैसा मौसम आना, ये सब उसी के दुष्परिणाम है। तो मुझे लगता है कि पर्यावरण की दृष्टि से भी काम करने में बहुत अभी गुंजाइश है। विषय बहुत सारे हैं। पर्यावरण की बात तो मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन शिक्षा के दृष्टिकोण से महापौर जैसे पद पे रहने के बाद अपन क्या करें? शिक्षा मतलब नगर निगम के अंतर्गत। देखिए, मैं इसको महापौर पद से जोड़कर नहीं देख रहा हूँ। मैं एक जनरल बात मैं कह रहा हूँ, शिक्षा को लेके, एजुकेशन को लेके, हायर। अगर मैं बात करूँ नगर निगम को लेकर, तो मुझे लगता है कि नगर निगम के अंडर में बहुत से ऐसे शासकीय स्कूल हैं जिनके उनको सुधार की आवश्यकता है, उनके रिडेंसिफिकेशन की आवश्यकता है। और वहाँ पे वही बच्चा जाता है जो सामान्यतया फीस देकर दूसरे बड़े स्कूलों में नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में अगर हम उन स्कूलों का स्तर सुधारते हैं, वहाँ की सीटिंग अरेंजमेंट, वहाँ के अन्य सुविधाएं, तो हमें लगता है कि उसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते एक प्रश्न है जी कि जो रिजर्वेशन हुआ है जी, तो क्या सामान्य जिन सीटों पे सरपंच या पार्षद की सीटें आई हैं वहां क्या ओबीसी या अन्य आरक्षण के लोगों को लड़ाया जाएगा? ऐसे प्रश्न, ऐसे सवाल लोगों के मन में है। मेरा मानना यह है कि जब एक रिजर्वेशन प्रणाली लागू की जा चुकी है, तो उसमें जिस वर्ग का रिजर्वेशन जिस वार्ड से होता है, अगर हमारे पास योग्य व्यक्ति वहां है तो दूसरे व्यक्ति को वहां बिल्कुल लड़ाना नहीं चाहिए। विश्वासराव सब्जी मंडी हटा दी गई और वहां कुछ नहीं बना। जी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में चूंकि मैं उसका अंग हूँ, उसका मैं एक सदस्य हूँ, तो उसमें विश्वासराव सब्जी मंडी एक शहर के बीच में इतना बड़ा एरिया निकला है जो कि हम लोग कई बार कल्पना भी नहीं कर सकते थे, कई एकड़ों में है। तो वहाँ की एक बहुत बड़ी योजना हमारे द्वारा बनाई जा रही है। नगर निगम ही उसमें काम कर रहा है। एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इस प्रकार के बनाने की योजना चल रही है। अब सुभाष पार्क गल्ला मंडी को हटाने की बात की जा रही है। अभी ऐसा सुनने मेरे ध्यान में नहीं आया है। अभी अखबार में ही आया था कि सर्वे करने गई थी टीम, प्रशासनिक टीम गई हुई। जी जी,
वहाँ पर भी एक शहर के बीच में बहुत बड़ा स्थान है। पहले वहाँ गल्ला मंडी लगती थी। मेरा अपना मानना यह है कि अभी चूंकि मेरे सामने विषय आया नहीं है, समाचार पत्रों में आया कि वहाँ पर सड़क के ऊपर सब्जी बेचने वाले और बहुत गरीब तबके के लोग, फल सब्जी के बेचने वाले जमीन में बैठते हैं। अंदर प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, शेड बना हुआ है। अगर हम वहाँ पर उन गरीबों को बैठा देंगे तो यातायात भी सुधरेगा और गरीब जो बरसात में खुले में बैठा है, धूप में बैठा हुआ है, उसको एक हम प्लेटफॉर्म भी दे सकेंगे। या अन्य कोई योजना बनी है तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी तो जो उचित होगा उस पर विचार। विश्वासराव सब्जी मंडी के सामने अभी नई सब्जी मंडी एक बनी है, उसके चबूतरे पे ही सब्जी वाले नहीं बैठते, सब सड़कों पे ही बैठ रहे हैं। ये तो देखिए, कहीं भी अगर हम किसी को इधर से उधर शिफ्ट करते हैं तो कुछ दिन लगता है उसको एडजस्ट करने में। अगर हमने उसी समय थोड़ा सा कठोरता से एक्शन लिया तो निश्चित रूप से वो शहर के विकास में सहयोगी बनेंगे। हम उसमें ढिलाई डाल देते हैं, इसलिए उसका वो लाभ उठाते हैं। शहर की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, आपकी नजर में उनका हल क्या है? 1000 से ज्यादा ठेले हैं शहर में। ठेला चलाने वाले इतने गरीब परिवार के लोग हैं कि अगर हम ये सोचें कि उन ठेलों को हटाकर और हम शंका का समाधान कर सकते हैं तो कई बार बड़े आदमियों के परिवार के लोग उन ठेलों से सामान लेते हैं। उसका हल ये नहीं है। उसका हल ये हो सकता है कि हम उनको एक स्थान निश्चित कर दें जहां पर वो सड़कों में न खड़े होके निश्चित स्थान पर जाकर खड़े होंगे, तो वो भी रहेंगे, उनके परिवार भी चलेगा और वो ठेले की समस्या भी हल होगी। मैंने हटाने की बात नहीं की जी, मैंने उनकी समस्या की वो कहाँ व्यवस्थित कैसे किए जाएंगे। बहुत से ऐसे शहर में स्थान हैं जहां पर उनको ले जाया जा सकता है और वहां पर उनको स्थान चिन्हित करके खड़ा करने के लिए योजना की जाए तो काम हो सकता है। 5000 से ज्यादा गोमतियां हैं शहर में। जी जी, गोमतियां जो आप 5000 बोल रहे हैं, मैं गिनती तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो गोमतियां हैं अगर हम उनको, जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई बार कहा है कि जो गरीब जहां पर है उसको वहां पर हम मकान, अपने जमीन अलॉट करेंगे, पट्टा देंगे सरकारी जमीन पर। तो अभी शहर में भी कुछ पट्टे का वितरण शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर हम उन स्थानों पर छोटे छोटे स्थायी कंस्ट्रक्शन कर दें तो उनको वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है, तो उससे शहर भी व्यवस्थित होगा और उन परिवार वालों को उनका जीविकोपार्जन चलता रहेगा। एक बड़ी समस्या है शहर में 6000 से ज्यादा ऑटो है। विषय वही आता है कि हम उन गरीबों को हटा नहीं सकते। ऑटो के बिना यातायात संभव नहीं है। ऑटो के बिना जो सुविधाएं हैं, छोटे छोटे गलियों में ऑटो जा सकता है, बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती। सिटी बसेस चली है, सिटी बसेस वहां नहीं जा सकती। लेकिन इसमें होना यह चाहिए कि कैंप लगाकर यातायात के नियम कायदे बताकर उनको इस बारे में प्रेरित करके ट्रेंड किया जाए कि वो यातायात के नियमों का पालन करें। जहां पार्किंग है वहां खड़ा करें, जहां पर उनको जो रेट तय है उस रेट पर काम करें। निश्चित रेट होना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में रेट वगैरह तय है, उस रेट पर काम करते हैं, वो किलोमीटर के आधार पर रहते हैं। वो यहाँ भी किया जा सकता है। अगर ऑटो पार्किंग पे नगर निगम कब्जा कर ले तो उस पर अपन क्या करेंगे? ऑटो पार्किंग पे नगर निगम कब्जा करे तो उसका विरोध करना चाहिए, नगर निगम खाली करना पड़ेगा। बालाराम मार्केट के ठीक सामने जो छोटी छोटी दुकानें बस स्टैंड की बनी हुई हैं, एक्चुअल शहरी विकास उसमें जो दिया है उसमें उस नक्शे में वहां ऑटो पार्क दिया हुआ है। आप जिस जगह की बात कर रहे हैं जी, वो जगह पिछले 30-35 साल से वो दुकानें हैं। 35 साल पहले क्या योजना थी मुझे नहीं पता जी, लेकिन जहां वो दुकानें आप बता रहे हैं वो तो 35 साल 40 साल से दुकानें बनी हुई है। इसलिए उनको आज दुकानों खाली करके ऑटो पार्किंग बनाएंगे, वो ऑटो पार्क के लिए निर्धारित था, दूसरी जगह पर तय कर देंगे। क्योंकि देखिए, ये 40 साल पहले वाले विषय को आज उठाकर हम एक नया कॉम्प्लिकेशन पैदा करें, ये मुझे लेकिन नई अभी रुई मंडी बनी, लेकिन रुई मंडी स्टेशन रोड से नहीं शिफ्ट हो पाई। दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है, इसलिए नहीं हुआ। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष था तो रुई मंडी की शिफ्टिंग की व्यापारियों की तरफ से बात आई, रुई मंडी का स्थान तय हुआ, रुई मंडी शिफ्ट हुई और 10-20 दिन 1 महीने बाद वो पुनः वहां पर आ गए। जिस समय वो लोग आए उनको दोबारा कड़ाई से अगर वहां जहां रुई मंडी तय की गई वहां भेजा जाता तो निश्चित रूप से वह समस्या का हल हो जाता। गर्ल्स MLB जैसे स्कूल के अंदर कब्जा किए हुए हैं रुई मंडी के लोग, अंदर रुई रखते हैं स्कूल के अंदर। मैं कई बार MLB स्कूल गया हूँ, बच्चियों के बीच में गया हूँ, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं आया। आप कह रहे हैं तो हो सकता है। एक व्यापारिक आतंक का नाम दे रहा हूं सपना में।
एक व्यापारिक आतंक है, उसको कैसे समाप्त करेंगे। एक नेता ने पूरे सुभाष पार्क की सड़कों पे व्यापारियों को वो कर दिया, संरक्षण दे दिया है। पूरा व्यापार 5 फीट की दुकान है, 15 फीट बाहर है। व्यापारिक आतंक तो मैं आपसे ही सुन रहा हूं। हाँ जी, मैं इसका नाम दे रहा हूं व्यापारिक आतंक। आतंक इसलिए कि 5 फीट की दुकान अगर 15 फीट सड़क में है, वहां गलियां बची हैं निकलने के लिए जब दुकान खुल जाती है। शायद आप सुभाष पार्क की बात कर रहे हैं। हाँ जी, सुभाष पार्क की बात। अभी मैंने सुभाष पार्क के बारे में आपसे कहा कि देखिए बहुत स्पष्ट है, वो जो बाहर बैठ जाते हैं उन्हीं को अंदर करना है। सुभाष पार्क में जहाँ प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, मैंने सब्जी और फल की बात की है, वो जो आप दुकानदार है बारात और जो दुकान है बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर रोड चौड़ी 30 फुट है और 5 फीट बचेगी तो उसको आप अगर हर जगह रोडों में बैठने देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। इसलिए समझाकर, नहीं समझते हैं तो फिर कड़ाई से मैं समझाने। पूरी कृष्णनगर की रोड अब बिल्कुल गली जैसे बची है। देखिए, कृष्णनगर हो या सुभाष पार्क हो, नेता कोई भी हो, व्यवस्था बनाना है तो कई बार कठोरता दिखानी पड़ती है, उसके बिना सुधार संभव नहीं है। मतलब सतना शहर में सड़कों पर अतिक्रमण कराने की एक प्रतियोगिता जैसी चल रही है। सभी को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। ये एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये पूरे समाज का विषय है। व्यापारियों को भी सहयोग करना चाहिए, जनता को भी सहयोग करिए। और मैं नहीं जानना चाहता हूं कि वो कौन नेता है, लेकिन जो भी है उनको भी सहयोग करना चाहिए कि इस पर वो समाज का सहयोग करें। सड़कों पर यातायात बाधित होता है। इसको शहर की कई सड़कें समाप्त होने वाली हैं व्यापारिक आतंक के कारण। श्री हनुमान चौक से उसके चारों तरफ की सड़कें, ऐसे ही लालता चौक से, चौक बाजार से, गांधी चौक से, ये मुख्य मार्केट जो है उसके चारों तरफ की सड़कें इस व्यापारिक आतंक के चलते गलियां बची हैं। देखिए, ये स्थिति अगर आप दिल्ली के चांदनी चौक में चले जाएं तो मुझे लगता है कि ये स्थिति वहां भी इसी प्रकार की है। जो पुराना शहर बसा हुआ है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बंबई हो, चाहे सतना हो, आज से 50 साल 60 साल पहले वहां की 15 फीट की रोड भी पर्याप्त चौड़ी थी। आज इतनी गाड़ियां हो गई हैं, इतने 2 व्हीलर हो गए, इतने ऑटो हो गए हैं कि कहीं ना कहीं वो सड़कें अब हमें बहुत सक्रिय लगती हैं। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है, जिसकी जो दुकान है उसके अंदर सामान रखेंगे, निश्चित रूप से हमारी सड़कों की चौड़ाई इतनी कम नहीं हुई है कि वो सब रास्ते बंद हो जाएं। इसमें सभी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। फ्लाईओवर के बाद बिरला रोड पर और ज्यादा जाम लगने लगा। पहले एक तरफ ठेले थे, अब दोनों तरफ ठेले लग रहे हैं। ये सब तो बिना देखे बताना थोड़ा कठिन होगा। बाकी फ्लाईओवर बनने के बाद जो सिमरिया चौराहे का लोड है वो घटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंग्रेजों ने इस शहर को बसाया। उन्होंने व्यवस्थित ढंग से 3 नाले हम लोगों को दिए, एक गहरा नाला, एक अमौथा नाला, एक बीच में खेरवाई नाला बजा रखा। आज तीनों नाले अपने अस्तित्व के लिए, उन सभी में जबरदस्त अतिक्रमण हो गया है। और बाकी 2 नाले तो चूंकि दूर हैं, अभी शहर के घनी आबादी से बाहर है, गहरा नाला वाला और जो पन्ना नाका तरफ है। लेकिन ये जो खजूरी, ये अपने खेरमाई रोड वाला नाला है, इसमें जो अतिक्रमण है, ये 100-150 अतिक्रमणकारी चिन्हित भी किए गए हैं। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, आज नहीं तो कल हमको ये अतिक्रमण हटाना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी 4 साल पहले जो बाढ़ का जो दृश्य हम लोगों ने देखा है, रीवा रोड जैसी जगह में सड़क के ऊपर 2 फीट पानी, जितने बेसमेंट बने हैं सब पानी में डूब गए, दुकानों में पानी भर गया। अगर इस समस्या से आगे बचे रहना है तो नाले का अतिक्रमण हटाकर हमें उसको चौड़ा करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपने एक बात अभी किसी अखबार में इंटरव्यू में कही थी कि 1.5 साल के अंदर हम रीवा से आगे विकास में निकल जाएंगे। कैसे? देखिए, रीवा का विकास जो हुआ है, अभी तुलना होती है कि रीवा का विकास सतना से अच्छा हुआ है, लेकिन मैं 1.5 साल की जो मैंने बात कही है, मैं अभी भी उस पर इसलिए कायम हूँ क्योंकि सतना स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित हो चुका है लगभग 2 साल पहले। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जितने काम हो रहे हैं वो सभी 1 से 1.5 साल में पूरे हो जाएंगे। शहर का कोई तालाब नहीं बचेगा जिसका सौंदर्यीकरण नहीं होगा, शहर का कोई मंदिर नहीं बचेगा उसका जीर्णोद्धार न हो जाए। इसके अलावा जितने भी पार्क हैं वो सभी व्यवस्थित हो जाएंगे। जितने भी चौराहे हैं वो डेवलप हो चुके हैं, 20,000 लाइटें लग चुकी हैं। तो इस प्रकार की ये जो काम हो रहे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट शहर से बाहर भी चल रहे हैं, ये 1 से 1.5 साल में पूरे हो जाएंगे।
जैसे ही ये सब कुछ पूरे होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं सतना शहर में 55 ऐसे पॉइंट हैं पूरे शहर के सराउंडिंग, जहां पर अगर आपको कोई इमरजेंसी आ गई, आप बटन दबाइए तो आपके पास कॉल आ जाएगा और व्यक्ति वहां पहुंच के आपको अटेंड करेगा। ये सुविधा रीवा में नहीं है, सतना में है, चालू है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कारण से हम अगले 1-1.5 साल में रीवा से बहुत आगे निकल जाएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए, मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।